Hello dear students of class 9, how are you? I hope all of you fine. तो स्टूडेंट्स हमने असाइनमेंट फर्स्ट के रिटन के जो पार्ट 1 थे उसमें हमने बात 98 की कहानी को आधे पर ही छोड़ दिया था। आज हम उसको पूरा करेंगे बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा था कि रसीला भीतर जाता है और समझ जाता है कि वहाँ पर रिश्वत लेने की बात होती है। जो है इंजीनियर बाबू जो थे जगत सिंह, वो किसी से 1000 से कम में न तय होने की बात कर रहे थे और यह बात सुनकर वह आता है और शेख साहब से बात को बताता है। तब रसीला सोचता रहता है बच्चों, यहाँ से हमें आज पढ़ना है। तब रसीला सोचता रहता है, मेरे हाथ में सैकड़ों रुपए निकल गए, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। बच्चों इस लाइन का अर्थ है कि जब रसीला वहाँ पे 500 और 1000 की बात तय होते हुए देखता कि ये लोग तो बड़े बड़े होकर रिश्वतखोरी की बात कर रहे हैं और एक हम हैं जो 10 रुपये प्रति माह की कमाते हैं, कभी भी एक आने की हमने नहीं चोरी की। अगर आज हमने एक एक आने जुटाए होते तो कितने पैसे हो जाते। सेकेंड लाइन, इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई ले आया। इतनी बात वह सोचता रहता है कि एक एक आने जुटाए होते हमने तो कितने पैसे होते हैं। तभी उसके कान में आवाज़ आई कि इंजीनियर साहब उसे आवाज़ लगा रहे हैं। रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई ले आया। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमज़ान को 98 लौटाकर संझा की कर्ज उतर गया। बच्चों ये जो कहानी बात 98 की है, अब यहाँ से इसका मेन उद्देश्य शुरू होता कि बात 98 की एक्चुअली में सुदर्शन जी ने बात 98 की शीर्षक ही क्यों रखा। तो बच्चों यहाँ पे बात 98 की जो है शीर्षक इसलिए रखा गया क्योंकि बात 98 के कारण रसीला की ज़िंदगी में एक नया तूफान आ जाता है और कैसे आता है वो आगे चल के हम पढ़ेंगे बच्चों। अब देखिए, बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपये की है। बाबू जगत सिंह जो होते हैं इंजीनियर बाबू को, यहाँ पे जगत सिंह बाबू को मिठाई देखने पर लगता है कि वो मिठाई 5 रुपये की नहीं और कम की है। तो इस पे रसीला देखो, यहाँ पे नहीं लिखा है कि रसीला ने कहा 5 रुपये की है। यहाँ पे शॉर्टकट में बच्चों कन्वर्सेशन दिया गया है, इसे हमें खुद समझना होगा। तो रसीला तुरंत जवाब देता है, हुजूर 5 की ही है, 5 की ही है कहते हुए जवाब देते हुए चुप हो जाता है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। बाबू जगत सिंह समझ गए कि यह झूठ बोल रहा है। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से ले आए हैं। बाबू जगत सिंह को अगर रसीला का मुंह फीका न बढ़ता बच्चों तो वो जगत सिंह हो सकता है मान भी जाता, लेकिन जो इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता, अगर कभी उसे झूठ बोलना पड़ जाता है तो उसके मुँह का रंग उड़ ही जाता है। रंग उड़ना मीन्स कि घबरा जाना। यहाँ पे देखिए रंग उड़ गया, इसको डार्क कर दिया गया है, ये एक मुहावरा है, समझ लीजिए। रंग उड़ गया मीन्स कि घबरा जाना। जब रसीला घबरा गया तब बाबू जगत सिंह समझ गए और वो बोलते हैं चलो मिठाई की दुकान पे। इतने में लास्ट पैराग्राफ देखिए। इतने में बाबू जगत सिंह जब ये कहते हैं तो वो कहता है, हुजूर झूठ कहूँ तो कह के रुक जाता है। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी ही नहीं की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाएं, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार हमें माफ़ कर दें। अब रसीला जब समझ गया कि ये तो मिठाई की दुकान पे हमें ले जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई। माई बाप मीन्स यहाँ पे अपने से बड़े को सर हम लोग जैसे बोलते हैं, यहाँ पे रसीला माई बाप भोजपुरी भाषा का यूज किया है, उन्होंने माई बाप किया है, कहा है। तो वह कहता है जैसे हम कहते सर हमसे गलती हो गई या मम्मा हमसे गलती हो गई, पापा हमसे गलती हो गई, तो वहाँ रसीला अपने साहब ने कह के कहता है माई बाप हमसे गलती हो गई, इस बार हमें माफ़ कर दो। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। अब इतने में जब वह गलती स्वीकार लेता है तो बहुत गुस्से से जगत सिंह जी लाल हो जाते हैं। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा। देखिए 8 आने के लिए बच्चों
रसीला को कितनी मार पड़ती है, आगे आप देखते जाइए। खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। पीटने पर भी उनको तसल्ली न हुई और उसे वह पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट रखते हुए मनवा लेना, कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बच्चे देखिए यहाँ पे निर्दयता रखा गया है। कितने निर्दयी होते हैं हमारे हमसे, जो मतलब कुछ इंसान होते हैं वो बड़े होकर भी मन से छोटे होते हैं। यहाँ पर जगत सिंह जो थे तो इंजीनियर, पर वो मन से बहुत ही छोटे इंसान थे, जो कि 8 आने के लिए पुलिस स्टेशन में जाके, थाने में जाके वहाँ पे उसे 5 रुपए देते हैं दरोगा को और कहते हैं कि इसे खूब मारो, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बच्चों यहाँ पे ना तो रसीला की गलती थी और ना तो जो इंजीनियर साहब ने किया वो सही था। जब कोई इंसान गलती मान लेता है तो उसे हमें एक बार क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन इंजीनियर बाबू ने ज़रा सी भी दया नहीं दिखाई और 8 आने पैसे के लिए 5 रुपए घूस दे के पुलिस दरोगा से उसे मरवाते हैं। नेक्स्ट पैरा देखिए बच्चों। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन समझ रहे हैं बच्चों? शेख सलीमुद्दीन ये जो है रसीला के मित्र का सेठ है, उसकी ही कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो वह कह सकता था कि यह साजिश है। हाँ बच्चों, कोई भी कह सकता था, क्योंकि 5 रुपए जो के दे के वो करे, वो कह सकता था कि मुझे यह नौकरी में मैंने सर को, अपने साहब को पेमेंट बढ़ाने के लिए कहा था, इसलिए पेमेंट न बढ़ा के मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी कह सकता था, लेकिन नहीं कहा उसने ईमानदारी से अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे यह फंसा रहे हैं। यह बहाना वह कर सकता था, पर एक अपराध और करने का साहस वह न जुटा पाया। लेकिन उसके अंदर जरा सा भी साहस नहीं था कि वह यह झूठ बोल दे। उसकी आंखें क्योंकि खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। रसीला जो है शेख साहब के आगे, जो कि जज हैं यहाँ पे, उनसे बार बार मिन्नतें करता कि यह मेरी पहली गलती है, आइंदा मैं ऐसी कभी भी गलती नहीं करूँगा और इस बार मुझे आप माफ़ कर दीजिए। शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। अब आप ही बताइए बच्चों, कहाँ पे है, किस संविधान में लिखा हुआ है कि अगर इंसान जुर्म कबूल कर ले, वो भी चोरी का, तो उसे 6 महीने की सज़ा हो? ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ चाल चली गई, तभी उसे 6 महीने की सज़ा दी गई। 6 महीने की सज़ा दे के रुमाल से मुँह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। जिस रुमाल से वह शेख साहब हाथ मुँह पोंछते हैं, उसमें भी उन्हें रिश्वत के पैसे ही दिए गए थे। यह रसीला देखकर पहचान जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों, अगले पैराग्राफ में। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। आंखों में खून उतरना मीन्स बच्चों बहुत गुस्सा आना। यहाँ पे देखिए मुहावरों का साथ साथ प्रयोग किया गया है। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में बहुत खून उतर आया, मतलब फैसला सुनकर रमजान को शेख साहब के ऊपर बहुत ही गुस्सा आया। सोचने लगा यह दुनिया न्याय नगरी है, नहीं अंधेर नगरी है। वह सोचने लगा कितने बड़े बड़े लोग तो घूस लेते हैं, उनको कोई सज़ा नहीं होती है, और एक अठन्नी की सिर्फ थी और गुनाह भी कबूल कर लिया रसीला ने, फिर भी उसे 6 महीने की सज़ा सुनाई जा रही है। ये अंधेर नगरी है, अंधेर न्याय नगरी इसको नहीं कहा जाएगा। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़वाता। कहते हैं कि अगर कोई इंसान चोरी पकड़ ले, अपनी स्वीकार कर लेता है तो अपराध हो जाता है, और जो बड़े बड़े कोठियों में बैठ के रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। यह बात रमजान जो है अपने मन में सोचता है। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा रसीला का क्या हुआ। जब रमजान घर पहुंचता है बच्चों, तो वहाँ पर एक दासी होती है जो उससे पूछती है कि रमजान का केस का फैसला क्या सुनाया गया। उस पर रमजान कहता है 6 महीने की कैद। तो दासी कहती है अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। दासी उस पर खुश होती है और कहती है अच्छा हुआ, वह इसी लायक था, चोरी उसने क्यों की।
रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रमज़ान कहता है ये इंसाफ नहीं हुआ है रसीला के साथ, ये उसके साथ बहुत गलत हुआ, क्योंकि रमज़ान भी चाहता था कि रसीला ने जो पैसे लिए थे वह उसने खाए नहीं थे, बल्कि रमज़ान का जो उधार था वह बाकी दे दिया था उसने। तो उसे लगा कि नहीं ये गलत है। 8 आने के लिए 8 आने उसकी सैलरी में से भी बच्चों कम कर सकता था, वह जो 10 रुपये में प्रति माह देता था 9.5 कर देता जगत सिंह, लेकिन उसने ऐसा न करके उसे 6 महीने के लिए कारावास में डलवा दिया। रात के समय जब 1000 और 500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेर कोठरी में पछता रहा था। यह बात सुदर्शन जी ने अपने शब्दों में कही है कि जो लोग 1000, 2000, 500 का घूस लेते हैं वो रात को नरम गद्दे पे सो रहे थे, और जो इसने अठन्नी की मिठाई कम कर दी और गुनाह भी स्वीकार कर लिया, वो जेल के कारावास में रात गुजार रहा था। तो बच्चों सुदर्शन जी का कहना है यहाँ पे कि बात अठन्नी की जो है शीर्षक हमने इसीलिए दिया क्योंकि ये कहानी रसीला के जीवन के सिर्फ 8 आने के ऊपर ही कही गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कहानी। आप घर पे इसको अध्ययन कीजिए, एक एक पॉइंट पकड़िए। अब बच्चों हम फिर चलते हैं सरस हिंदी व्याकरण की तरफ। सरस हिंदी व्याकरण में हमने उस दिन प्रस्तावना पढ़ा था बच्चों। आपने प्रस्तावना में पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि राष्ट्रीय प्रेम से राष्ट्रीय एवं सामाजिक संबंध बढ़ते हैं। तो आज हम बच्चों दूसरा असाइनमेंट पढ़ेंगे। तो बच्चों हम हिंदी व्याकरण से आज हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रस्ताव लेखन से। आपकी दृष्टि में यानी व्यक्ति के जीवन में अध्यापक का क्या महत्व है? अध्यापक बनने के लिए किन गुणों का होना आप आवश्यक समझते हैं? यदि आप अध्यापक बने तो किन अवगुणों को सदैव अपने से दूर रखेंगे? बच्चों प्रस्ताव लेखन है, प्रस्ताव लेखन है तो हम आपको पता ही है, थोड़ा सा वो करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम ये देखिए, गुरु संस्कृति के पोषक हैं, वे ही ज्ञान प्रदाता हैं। साक्षरता के अग्रदूत, वे ही राष्ट्र निर्माता हैं। यहाँ पर बच्चों गुरु का महत्व है। गुरु का क्या महत्व है इस दोहे में बताया गया है। गुरु संस्कृति के पोषक हैं। जो हमारे गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो हमारी संस्कृति को और आगे बढ़ाते हैं। और उसका जैसे पोषक मीन्स होता है हमारा पोषक आहार होता है, उसी प्रकार गुरु का पोषक जो होता है ये हमारे साहित्य होते हैं, व्याकरण होते हैं, ये सब इनमें जो बदलाव करते हैं वो गुरु ही करते हैं बच्चों। वे ही ज्ञान प्रदाता हैं, इनको ही ज्ञान का जन्मदाता कहा गया है। साक्षरता के अग्रदूत, वे ही राष्ट्र निर्माता हैं। बिना गुरु के राष्ट्र भी आगे नहीं बढ़ सकता बच्चों, सच है ये बात। तो यहाँ पे गुरु की महत्वता देते हुए हम आगे चलते हैं। अध्यापक वर्तमान शिक्षा प्रणाली का आधार स्तंभ माने जाते हैं। अध्यापक वर्तमान शिक्षा प्रणाली का आधार स्तंभ मीन्स हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ हमें आधार बना के तभी हम जीवन में आगे चल सकते हैं। तो हमारे जीवन में शिक्षा प्रणाली तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसको कैसे, किस रूप में, आधार में कैसे, हमें किस मोटिवेशन में जाना है, ये हमारे अध्यापक ही निर्णय लेते हैं। फिर वो चाहे घर के शिक्षक हों या बाहर के। हम सबसे पहला गुरु बच्चों हम अपने किसको मानते हैं? तो सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। माता पिता जो कि हमें घर से ही सिखाते हैं हमें कैसे चलना है, कैसे बोलना है, हिंदी में बोलना है कि इंग्लिश में बोलना है, पंजाबी में बोलना है। जो घर की भाषा होती है वो हमें माता पिता से ही मिलती है। उसके बाद हम जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो हमें विद्यालयों में डाला जाता है। तो विद्यालयों में भी हमें अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। वो हमें बताते हैं कि आपको किस विषय में रुचि है, उस विषय को कैसे आगे ले जाना है, एसेट्रा एसेट्रा। अध्यापक ही एक अबोध तथा बाल सुलभ मन मस्तिष्क को उच्च शिक्षा व आचरण द्वारा श्रेष्ठ प्रबुद्ध व आदर्श व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। बच्चों ये लैंग्वेज देखो, ये थोड़ा इन साहित्य का है, आपको समझना होगा। अध्यापक ही एक अबोध तथा
बाल सुलभ मन, अबोध मन जिसको ज्ञान न हो, किसी भी चीज़ का ज्ञान न हो। बाल सुलभ जिसका मन एकदम बच्चों के जैसा हो। मन मस्तिष्क को उच्च शिक्षा, हमारे दिमाग को उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा मतलब आप जानते ही हैं, उच्च सबसे बड़ी मतलब शिक्षा को सबसे ऊपर ले जाना उच्च शिक्षा। वह आचरण द्वारा, और हम उसके साथ साथ हमारे आचरण में क्या कमियां हैं उसको भी सुधारते हैं। श्रेष्ठ प्रबुद्ध व आदर्श व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। बच्चों हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या नहाना है, किससे हम हेल्थी रहेंगे, किससे अनहेल्थी रहेंगे, किस कपड़े में कंफर्टेबल रहेंगे, ये सारा ज्ञान हमें अध्यापक के द्वारा ही मिलता है। यहाँ पे अध्यापक शिक्षक कोई नहीं बल्कि घर के माता पिता को भी कह सकते हैं। जो भी हमें ज्ञान देता हो, वह अध्ययन कराता हो, उसे हम अध्यापक कह सकते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा के माध्यम आश्रम और गुरुकुल हुआ करते थे। सच है बच्चों, प्राचीन काल में आज भी गुरुकुल हैं हमारे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, हर जगह गुरुकुल हैं जहाँ पे संस्कृति वगैरह सब्जेक्ट वाइज बच्चों को रखा जाता है। गुरुकुल की शिक्षा जो होती है बच्चों अलग किस्म की होती है। वहाँ पे खुद से नहाना, खुद से खाना, वहाँ पे आपको सब कुछ काम सिखाया जाता है। कैसे हम कितने बजे उठें, कितने बजे जागें, सब कुछ नियम के अंतर्गत होता है। तो प्राचीन काल में लोग घर से डेली विद्यालय नहीं जाते थे। उनको जब 5 या 6 साल के हो जाते थे, जब अच्छे से बोलना सीख जाते थे, चलना सीख जाते थे, कपड़े पहनना सीख जाते थे, तो उन्हें गुरुकुल में डाल दिया जाता था। तो गुरुकुल में डालने के बाद उन्हें हम महीने, 2 महीने, हफ्ते में जब भी मन हो मिलने जा सकते थे, पर बच्चे नहीं आ सकते थे। बच्चों को जब स्कूल की छुट्टियाँ होती थी विद्यालय की, तभी वो घर जाते थे, और जब वहाँ से निकलते थे तो वे कुछ बनकर ही निकलते थे। कभी भी गुरुकुल के बच्चे मिसबिहेव नहीं हुए, बहुत अच्छा होता था पहले, मुझे पता है। गुरुकुल में थोड़े अलग से रूल होते हैं। तो ऐसे घर के पास हमारे स्कूल नहीं होता था कि चलो हम 10 कदम पे हैं घर में और पहुंच गए स्कूल, बनाया, खाया, नहाया, धोया, स्कूल पहुंच गए, पढ़ के आए, फिर हम यहाँ होमवर्क की, ऐसा नहीं होता था। गुरुकुल की जो पढ़ाई होती थी वहीं स्कूल में ही करवाते थे, और घर के लिए सिर्फ रात को, जैसे घर भी तो उनका वहीं होता था, हॉस्टल की तरह होता था बच्चों। जैसे आज हम बोलते हैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना, उसी प्रकार से उन्हें कमरे मिलते थे। जब वो विद्यालय से छूटते थे लेक्चर के बाद, तब वो घर पे सिर्फ उन्हें याद करने और लिखने का काम मिलता था, कोई अलग से कार्य नहीं मिलता था। जो काम उन्हें कॉलेज में, स्कूल में, विद्यालय में पूरा कर पाएँ, वो घर पर जाकर पूरा करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अध्ययन कराया जाता था और कहा जाता था कि कल हम इसे पूछेंगे। गुरुकुल की पढ़ाई ऐसी होती थी। वहाँ गुरुजन शिक्षा तथा आचार विचार के द्वारा विद्यार्थियों को आदर्श चरित्र के निर्माण में सहायता किया करते थे। मैंने जैसा बताया, वहाँ पे आचार विचार भी बताए जाते थे कि लोगों से कैसे बात किया जाता है, किस तरह का अपने से बड़ों के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सब भी गुरुकुल में बताया जाता था। आज भी बताया जाता है बच्चों को। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। सच है दोस्तों, आज की शिक्षा कितनी महंगी हो गई आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब हम इसमें शिक्षा विभाग का भी कोई वो नहीं है, क्योंकि महंगाई के साथ साथ हर चीज़ बढ़ती जाती है बच्चों। तो शिक्षा विभाग में भी थोड़ी महंगाई हो गई है। विद्यालय में अध्यापक नियुक्त होते हैं जिनमें अधिकांश का लक्ष्य आजीविका कमाना होता है। ये बात थोड़े हद तक सही है, क्योंकि कुछ विद्यालय में अध्यापक आते हैं कि उनको पढ़ाने का भी शौक़ होता है, और आजीविका तो बच्चों आज की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ये तो हमें मानना ही होगा कि आजीविका जो है हमारी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मेरे विचार में अध्यापक का किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपार महत्व होता है। मेरे भी विचार में है बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है मेरे विचार में, मैं भी खुद कहती हूँ मेरे विचार में भी अध्यापक का किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपार महत्व होता है। क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी के कम से कम 25 साल तो अध्ययन करने में निकाल ही देते हैं, और इसमें जो अध्यापक हमारे जीवन में अच्छा हमें मोटिवेशन देते हैं, उनको हम पूरी लाइफ याद करते हैं कि हमारे ये टीचर थे, हमें ये ऐसे पढ़ना बता रहे थे। आज के युग में लड़का हो या लड़की, दोनों को उचित शिक्षा देना अनिवार्य हो चुका है। सच है बच्चों, आज ज़माना बहुत आगे चला गया है। नेक्स्ट बच्चों देखिए यहाँ पे,
हमने अभी बताया कि लड़का हो या लड़की दोनों को उचित शिक्षा देना अनिवार्य हो चुका है, तो ये सच है बच्चों। अध्यापक वही महत्वपूर्ण समझा जाता है जो अपने गरिमा पूर्ण चरित्र द्वारा अपने विद्यार्थी वर्ग को अनुकूल तथा सकारात्मक दिशा में प्रभावित करने में सफल हो सके। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ बच्चों, क्योंकि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं अगर बच्चों को समझ में ही ना आए तो फिर लेक्चर देने से या स्पीच देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अध्यापक वही होता है जो एक पैराग्राफ ही बच्चों को पूरे पीरियड में पढ़ाए, पर बच्चे घर जाएं तो उनको समझना ना पड़े, बस उनके दिमाग में वही बात गूंजती रहे और वो अपने अध्यापक की बात से सहमत हों। महान संत कबीरदास ने तो गुरु का महत्व ईश्वर से भी बढ़कर बताया है। महान संत कबीरदास जी ने गुरु का महत्व ईश्वर से भी बढ़ के बताया है। उन्होंने अपनी दोहा में यहाँ देखिए लिखा हुआ है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो बच्चों जैसा इन्होंने कहा है देखिए, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। उन्होंने इस पंक्ति में कहा कि गुरु जो थे और गोविंद मीन्स यहाँ कृष्ण भगवान को कहा गया है, दोनों आमने सामने खड़े थे और एक वहाँ पे शिष्य खड़ा था, वह एकदम कंफ्यूज्ड सा हो गया कि मैं पहले किसके पैर छूऊं, गुरु के या फिर भगवान के। बलिहारू गुरु आपने गोविंदियो बताए। जब उसकी यह समस्या समझ में आई कृष्ण भगवान को, तो उन्होंने कहा कि भगवान हैं इस दुनिया में, यह भी गुरु ही हमें बताता है, इसलिए सबसे पहले आप गुरु के पैर छूओ। अध्यापक बनना सरल है, परंतु आदर्श अध्यापक बनना अत्यंत कठिन है। सही है बच्चों, हमें सब्जेक्ट के साथ साथ आचरण व्यवहार ये सब भी बच्चों को सिखाना होता है। एक आदर्श अध्यापक बनना उतना ही कठिन है जिस प्रकार से एक आदर्श शिष्य बनना कठिन है। दोनों की परीक्षा होती है। आदर्श अध्यापक वही हो सकता है जो सबसे पहले अपना आचरण शुद्ध करे, जिसके आचरण में कोई दाग न हो, जो मन से एकदम दया भाव हो, करुणा हो, जो सरल हो, सुलभ हो, वही एक आदर्श अध्यापक बन सकता है बच्चों। उसे सदाचारी होना चाहिए, उसे सदाचारी होना सही है बच्चों। अध्यापक को सदाचारी भी होना चाहिए। उसके लिए समय का महत्व सर्वोपरि हो, ताकि वह अनुशासित हो सके और विद्यार्थी उसका अनुकरण कर सके। जैसा कि पता है बच्चों, पहले गुरुकुल में लोग पढ़ने जाते थे तो वहाँ पे अध्यापक ही उनके जीवन का जो समय होता था उसे निर्धारित करते थे। तो अगर अध्यापक 8 बजे सो के उठेगा तो विद्यार्थी को कैसे जगाएगा, क्योंकि गुरुकुल के जो बच्चे होते थे वो छोटे छोटे होते थे। और अब देखिए, अब तो अध्यापक दूर दूर से आते हैं पढ़ाने। अगर विद्यार्थी स्कूल में आ गए और विद्यार्थियों का समय 9 बजे है और अध्यापक 11 बजे आता है, तब भी उस पर गलत प्रभाव पड़ता है बच्चों पे कि हम तो इतने बजे से आके बैठे हैं, सर तो आए ही नहीं लेक्चर देने। तो इस प्रकार से अध्यापक का अनुशासित होना बच्चों बहुत ज़रूरी माना गया है। वह विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। अध्यापक अगर जैसे बच्चे चिल्लाते हैं कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, तो उस पर अगर अध्यापक भी चिल्लाए कि आपको क्यों नहीं समझ में आया, मैं नहीं समझा सकता इस बात को, तो इस पर जो है बच्चे डर जाते हैं और फिर दोबारा पूछने की कोशिश नहीं करते। तो अध्यापक को एकदम हमेशा नम्र स्वभाव का होना चाहिए, विनम्र स्वभाव का, कि बच्चे कितना भी कैसे भी बिहेव करें, हमें उनको धीरे से ही समझा के बताना चाहिए कि नहीं बच्चों आप धीरे से बोलो, आपको जो नहीं समझ में आया। मेरे विचार में अध्यापक का समदर्शी होना एक अनिवार्य गुण है। भारत में तो इस गुण की अति आवश्यकता है, क्योंकि यह विभिन्नताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्म, जातियों, वर्गों तथा भाषाओं से जुड़े विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए आते हैं। अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थी को समान व्यवहार की शिक्षा अपने आचरण द्वारा दे सके, न कि कोई भेदभाव करे बच्चों। सही है, तभी विद्यार्थी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हमारे समाज में लड़के और लड़की में पर्याप्त भेद किया जाता रहा है। ये पहले की बात है बच्चों, अभी 21वीं सदी में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। अब आज के ज़माने में हमारे यहाँ लड़कियाँ और लड़के दोनों कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं।
और अच्छा भी लगता है। अध्यापक को यह भेद जड़ से समाप्त करना है, जो कि हमारे अध्यापक के द्वारा ही समाप्त की गई है। अभी भी अध्यापक के द्वारा और घर के सदस्य द्वारा लड़के और लड़कियों के जो भेद होते हैं दूर किए जा रहे हैं, ताकि लड़कियों में किसी प्रकार की हीन भावना न पनप सके। यदि मैं अध्यापक बनूंगा तो उन सभी दुर्गुणों या कुवृत्तियों को स्वयं से दूर रखूंगा, जिन्हें मैं अनेक वर्तमान अध्यापकों में देख रहा हूँ। मैंने तो बच्चों आज तक जितनी भी समय निकाले हैं अध्यापक के साथ, मेरे सारे अध्यापक अच्छे ही थे। अगर आपके नज़रिए में कोई ऐसा अध्यापक हो जो आपको न पसंद आ रहा हो, उसके अंदर कोई, आई होप बच्चों को आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट हम अगले असाइनमेंट में बताएंगे आपको पार्ट 3 में।